एक्सपोर्ट में, तो पाकिस्तान से चाइना ने मांगे हैं गधे। और ऑन द अदर हैंड इंडिया की बात करें तो इंडिया से कोई मुल्क क्या मांगता है, उनकी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, प्रोडक्ट्स, मेड इन इंडिया की बनी हुई चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान से ऐसा कुछ नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की लोकल मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें नहीं है, मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। हम खुद मेड इन चाइना और इंडिया यूज़ कर रहे हैं। हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत से सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो अपने ऐसे मज़ाइल, अपने टेक्नोलॉजी, अपने एजुकेशन में चीज़ें बनी हुई ऐसी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज में क्या है गधे एक्सपोर्ट करने के बाद? और चाइना ने गधों का ऑर्डर क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, क्या कोई प्लानिंग है? कि अगर 1947 में बात की जाए तो इंडिया के पास इतनी कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी, लेकिन आफ्टर 1947 इंडिया ने अपने आप को इतना ज़्यादा उन्होंने बोल्ड किया अपने आप को टेक्नोलॉजी में हर लिहाज से। आप देख सकते हैं आज उनकी आईटी, कंप्यूटर, सब कुछ पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट में आगे जा चुका है। वैसे मैं अपने दोस्तों में भी बात करता हूँ कि इंडिया से हमारा कंपैरिजन नहीं है। इंडिया के रिजर्व्स हैं $545 बिलियन और हमारे रिजर्व्स के हैं लेस देन $8 बिलियन। हमारा तो कंपैरिजन बांग्लादेश के साथ नहीं है, उनके रिजर्व भी हमसे कई गुना ज़्यादा है। गधे एक्सपोर्ट करना कौन सा नॉलेज है? यार हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं। इसका उन लोगों ने एक टारगेट किया, हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गधे भेजे। हमें हमें ना एक ब्राउ बीट किया है एक तरीके का, हमें नीचा दिखाया, यानी कि उन्होंने लिखे ऑफिशियल लेटर कि हमें आपसे गधे चाहिए। यानी कि वो हमसे और चीज़ें बहुत सी मांग सकते थे। हमारा मतलब कल्चर में, हेरिटेज में बड़ी चीज़ें हमारे पास, सिंधी टोपी है, मैं खुद कश्मीर से हूँ, कश्मीर की काफ़ी सारी चीज़ें इवन के पाकिस्तानी को नहीं पता वो, लेकिन हम उसको ऐसा पोर्ट्रे नहीं कर पाते इंटरनेशनल सिनेरियो में। इस गधे प्रोवाइड कर रहा है, गधे एक्सपोर्ट कर रहा है, इनके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्या इमेज बन गई है? हमारी बस यही इमेज बन गई है कि ये मुल्क किसी खाते का नहीं है, ये कुछ नहीं बनाते, बस ये मौजूदों पर रिलाई करते हैं, ये टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट नहीं लाते और बार बार उन्हें ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को गवर्नमेंट देते हैं, जो हमारे फैसला करने वाले जो लोग ऊपर बैठे हैं। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक वीडियो में सुना था कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज गधे पैदा करती है। क्यों? क्योंकि उनका डाटा बेस सिस्टम है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या इस चीज़ को मानते हो? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये किसी ने नहीं था कहा, ये HEC के चेयरमैन साहब थे, तो उन्होंने ये बात नाम मेंशन नहीं किया, इसीलिए उन्होंने कहा था अगर इतना मतलब मंजावा से जो एक टीचर PhD स्कॉलर जो हो, तो वो ये बात करे तो हम इसमें मानते हैं, इसमें कोई शक है नहीं है। हमारे देखें 10th में रट्टा सिस्टम, ये क्वेश्चन याद कर लो पास हो जाओगे। FSC में ये सीन है। यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा हद तक आगे ना हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन बाकी ऐसा ही है सारा। आप स्टार्ट को लगता है पाकिस्तान ने जो अब ये हरकत कर दी है गधे एक्सपोर्ट करने की और चाइना ने मांग ली, चाइना हमारा अपना दोस्त कहता है हमें, ठीक है, हमेशा वो इंडिया को प्रेफर करते हैं। क्या लगता है ये जो गधे मांगने वाली हरकत थी, क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की इमेज और मजीद डाउन करने की? स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब कि हम तो बहुत गिर चुके हैं, हम यानी कि हमें खुद शर्म नहीं आती कि हम किस डॉक्यूमेंट में है। हमें तो इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, हमें तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात करनी चाहिए। ये क्या चल रहा है हमारे मुल्क में? इमरान खान काफ़ी हद तक बेहतर था, उसके दौर में तो यही कह रहे थे सारे, ये हो गया वो हो गया, और ग्रोथ रेट 6% पर उसने रखी हुई थी। तो 75 ईयर्स के बाद लग रहा है पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर आएगी। अल्लाह करे। फैक्ट्स एंड फिगर से तो अगले 20 साल तक, अब तो असल में माइनस में है ना। अब आप देखें पूरी दुनिया में 30 ईयर्स 40 ईयर्स प्लान होते हैं। इंडिया ने 1990 में प्लान बनाया था कि हमने 2020 तक यहाँ तक पहुँचना है। पाकिस्तान के पास प्लान ही नहीं है, ब्लाइंड गवर्नमेंट से कहाँ से तरक्की होगी? पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तानी खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस ही नहीं है उसमें वजह यह है कि लोग दूसरों के तजर्बे से सीख लेते हैं, अपने तजर्बे से ही सीख लें। भाई 75 साल को थोड़े साल थोड़ी होते हैं। लंदन प्लान पहला जो बना था पाकिस्तान के लिए, प्लान बना इमरान खान का, वो भी लंदन में बना था, ज़हीरुल इस्लाम साहब ने बनाया, ISI वालों ने वहां जाके। आज भी लंदन प्लान नंबर 2 जो है वो भी लंदन में ही बन रहा है। कभी आपने देखा है कि ऐसा कंट्री जिसका कैपिटल इस्लामाबाद है लेकिन फैसले सारे लंदन में होते हैं? कभी नोट किया आपने? तो वहां पे ये सीढ़ियां वीडियां, लोगों की जानें बचाना, ये सारा ये फजूल है इन चीजों में बात करना। लेकिन इस पे देखा जाए तो इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा ना। देखें हमारे जो पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं, उन्होंने अगले दिन कह दिया है कि हम इसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। मेरा उसमें मशवरा ये था कि ये भी एक सियासी बयान है, सियासी तकरीर है। आपकी ये जो तकरीर है 1 साल लेट है, आपको ये चाहिए थी 1 साल पहले करते।
अब वो डिस्टेबलाइज हो चुका है। लेकिन सर जिहाद किस बात का, इनको तो लोगों को तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए, कुछ एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। ये जिहाद इस जमाने में कौन से जिहाद की बात ये कर रहे हैं? और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। भारत की इकोनॉमी भी आपने देखा कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है, मैं कंपेयर नहीं कर रही, हरगिज हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सर, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत से सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो एजुकेशन, इन तीन चीजों के ऊपर उन्होंने कैसे तरक्की की, क्या चीज उन्होंने ऐसा किया जिससे इतनी प्रोग्रेस आई है भारत में? एक तो आरसू मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने खुद इस्लामिक लॉ पढ़ा, मैं लॉ और मैंने इस्लाम के बारे में काफी पढ़ा, आज भी पढ़ रहा हूं, क्योंकि पढ़ाई कभी भी कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती कभी। उसमें मैं बताना चाहूंगा, जिहाद के लिए क्लियर गाइडलाइन है। अब हमने इसको जिहाद को कारोबार बना लिया। जिहाद आपके ऊपर फर्ज होता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। जब तक वो हालात नहीं होंगे, इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर जिहाद का नाम जो है वो कारोबार के साथ अटैच है। हमने मजहब को कारोबार बना लिया, ज्यादती की, सख्त ज्यादती की। इस्लाम जिसका नाम ही अमन है, उसको हमने कितना बदनाम कर दिया। सबसे पहले तो ये मैं बात इस पे बताना चाहूंगा कि ये जो बच्चे हैं आजकल के, जिनको पता ही नहीं है कि इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम क्या है, इनको बस बता दिया जाता है आओ बच्चों जिहाद करें, आओ बच्चों, तो वो डीजे बट के पीछे चल पड़ते हैं। दूसरा, मैं भारत की तरफ जब उनकी तरक्की देखता हूं, तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का, रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी, तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपैटिबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे, और उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी, दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका ये था कि जब आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी, जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है। और आज उनको फ्रूट नजर आ रहा है, और उनके पीछे लीडरशिप देखें, अगर आप उनके पिछले 10 वजीर आजम देखें, तो दे वर वेरी नेशनलिस्ट। कभी अगर आप कंपैरिजन तो खैर बिल्कुल इस वक्त नहीं बनता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम लंदन भाग के चला गया? आपने कभी उनका देखा है कि कोई वजीर आजम जो है उसके बच्चे वहां पे हों? कभी आपने देखा है कि उनके वजीर आजम की प्रॉपर्टियां सारी वहां हैं? कभी आपने देखा है कि हुकूमतें चेंज होने के सारे फैसले किसी और मुल्क में हो रहे हो? बल्कि यहां तक है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, वो इटली वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, वो भारत में रह रही है, अब वहीं के कपड़े पहनते हैं। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दवा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूं। भाई, आप पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज देके गई है कि यू आर थर्ड क्लास ह्यूमन। देखिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वीजा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं लंदन में सर्जरी करा सकती हूं। यही सिग्नल दिया ना आपने। फिर आप कहते हैं हम अवामी लीडर हैं। भाई, बहाना कर जाते, कहते मैं बाप से मिलने जा रही हूँ, भाइयों से मिलने जा रही हूँ। उनके मुंह पे तमाचा मारने की क्या जरूरत थी कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ और आप सर्जरी नहीं करा सकते, आप यहीं मरते हो इस मुल्क के अंदर। ये डिफरेंस है। असल में हकीकत ये है कि आपने सबसे बड़ा, मैं बताऊंगा कि नेशनलिज्म के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़ी मुश्किल से आपने 75 साल गुजारे हैं, बड़ी मुश्किल से।